तो चलिए अगला हम टॉपिक देखते हैं भाई ईडीसी में ही इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इससे पहले हम कुछ चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं किसमें, कंडक्टर में, उसकी रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी आदि को। अब ईडीसी में हमारा नया टॉपिक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और उसके बाद पढ़ेंगे हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बाकी कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को हम पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास नया टॉपिक है कौन सा भाई, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, प्योर मैटर होता है। इट इज ऑलवेज कॉल्ड इट ऑफ द प्योर सेमीकंडक्टर। इसको हम इट इज ऑलवेज प्योर सेमीकंडक्टर, इसको हम भाई क्या बोलते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और लिखो इसमें दूसरा कुछ पॉइंट लिख लीजिए पहले, एट द 0 डिग्री, हाँ, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव एज एन इंसुलेटर एट 0 डिग्री केल्विन। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एज ए बिहेव्स इंसुलेटर। किसकी तरह काम करता है भाई, ये इंसुलेटर की तरह काम करता है। किसकी तरह, इंसुलेटर की तरह काम करता है। यदि मैं कहूँ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो आपको याद रखना है कंडक्टिविटी इंसुलेटर की, कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंक्रीज विद टेम्परेचर। ऐसे लिख लीजिए आप, कंडक्टिविटी क्या भाई, कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टिव क्या नाम है, कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट, या फिर मैं कहूँ कि रेसिस्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज विद टेम्परेचर। यदि आप किसी भी प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसकी रेसिस्टिविटी घटती है और उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ इसके लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट NTC, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। क्या होता है भाई, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, या मैं लिख सकता हूँ भाई NTC, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट इसके लिए हो सकता है। इसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की संख्या मोस्ट है भाई, ये इट इज वैलेंसी है, क्या है भाई, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई, 4। कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को हम 4, बिल्कुल कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो कितने हो सकते हैं भाई, 4 हो सकते हैं। और याद रखना है 0 डिग्री केल्विन पर, किस पर भाई, 0 डिग्री केल्विन पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का सिद्धांत लगता है, जो कहता है कि टोटल पॉजिटिव चार्ज बराबर टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल होता है टोटल नेगेटिव चार्ज के। ये इस बात को कहता है, इसका मतलब है पॉजिटिव जो कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन की है वो प्रोटॉनों की कंसंट्रेशन के बराबर होगी। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिटी इस बात को भी कहता है कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होती है भाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन के।
इसलिए चार्ज क्या होता है भाई, ज़ीरो होता है। इसका मतलब यह हुआ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन बराबर कंसंट्रेशन मटेरियल, जो कंसंट्रेशन के अंतर्गत जो इंट्रिंसिक सेमी कंसंट्रेशन है, देखो ये कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रॉन के लिए, ये कंसंट्रेशन है प्रोटॉन के लिए, वो आगे हम बताएंगे कि डोनर के लिए है, एक्सेप्टर के लिए है। ये है इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, Ni को इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन भी बोला जाता है। ये है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन, कौन सी है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन, और ये है भाई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए आगे, यदि मैं कहूँ कि बताइए टेम्परेचर के साथ इसमें कंसंट्रेशन के लिए क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो कंसंट्रेशन के लिए फार्मूला होता है सीधा एक, लिखिए कंसंट्रेशन के लिए कि Ni स्क्वायर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो स्क्वायर बराबर होता है वो एक मेटल कांस्टेंट होता है, क्या भाई, A T⁻3, T है यहाँ पर किसके भाई, टेम्परेचर से, T क्या है भाई यहाँ पर टेम्परेचर से, तो KB और इंटू G0 और अपॉन का कितना लिख सकता हूँ मैं, KB और इंटू T, कितना लिख सकता हूँ, इंटू T। यदि आप इसकी वैल्यू को देखोगे कितना लिख सकता हूँ, EB, इसे लिखिए भाई, इससे EG करिए आप, EG और इसको कर दीजिए KB, कितना कर दीजिए KB, तो Ni स्क्वायर A0 और इंटू E, इसमें आप सभी वैल्यू को जानते हो, T टेम्परेचर है, ये मटेरियल कांस्टेंट है, EG एनर्जी बैंड गैप है, और हमारे पास भाई ये जो है G0 ये मेटेलिक के लिए है, ये मेरे पास है KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T क्या है यहाँ पर टेम्परेचर, जो मेरे पास एक्सपोनेंशियल वैल्यू है, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, तो इसको मैं यदि नेगलेक्ट कर दूं तो कंसंट्रेशन किसके लिए है भाई, किसी मेटल के लिए T⁻3 की वैल्यू के बराबर होती है, किसी के लिए भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर में वेरी इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन होती है स्क्वायर बाय रेशियो T⁻³ के अंतर्गत। तो इसका मतलब है मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि Ni बराबर T⁻3/2, Ni कंसंट्रेशन टेम्परेचर के 3/2 घात के बराबर होती है। मैं इसको भाई इतना भी लिख सकता हूँ, जैसे कि एक उसमें फ्यूज में एरिया और करंट और डाया के बीच में रिलेशन होता है, वैसे ही इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन का टेम्परेचर के साथ क्या होता है, रिलेशन होता है। फार्मूला आपको याद रखना है किसके लिए भाई, Ni कंसंट्रेशन के लिए, Ni स्क्वायर A0 T⁻3 और E इंटू T और G0 और क्या नाम है EG और G0 अपन का बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और इंटू टेम्परेचर, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में करंट जो फ्लो होती है वो भाई दोनों के कारण होती है, इलेक्ट्रॉन के कारण भी होती है और होल्स के कारण भी होती है। तो इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर करंट फ्लो ऑफ दिस बोथ इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर करंट फ्लो बोथ इलेक्ट्रॉन व होल्स, लेकिन डोमिनेटली करंट फ्लो जो होती है वो होल्स के कारण होती है। मेनली जो करंट, बट लिख लीजिए इसमें ही, बट मेनली करंट फ्लो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा। बिकॉज क्यों भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी प्रोटॉन की मोबिलिटी से ज़्यादा होती है, इसीलिए ज़्यादा करंट फ्लो किसके कारण होती है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा होती है। अब देखिए ज़रा, यदि मैं कहूँ कि मेरे पास एनर्जी लेवल हैं,
एनर्जी लेवल जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, एनर्जी लेवल मैंने आपको दिखाए थे। क्या भाई, एनर्जी लेवल आपको दिखाए थे कि एक कंडक्शन बैंड होता, एक वैलेंसी बैंड होता। वैलेंसी बैंड कभी भी ओपन नहीं होता, कंडक्शन बैंड ओपन भी हो सकता है और कुछ इलेक्ट्रॉन उसमें पाए भी जा सकते हैं। मान लीजिए कि ये मेरे पास होल्स हैं वैलेंसी बैंड के अंदर। मान लीजिए अभी मैंने कहा है सपोज होल्स इन प्रेजेंट वैलेंसी बैंड, वैलेंसी बैंड एनर्जी लेवल। यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन हो भी सकते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ वैलेंसी बैंड, इसको बोल सकता हूँ भाई कंडक्शन बैंड। ये कंडक्शन बैंड का लोअर एनर्जी लेवल है, ये वैलेंसी बैंड का हायर एनर्जी लेवल है। इसीलिए मैं इसको कह सकता हूँ भाई ईबी, इसीलिए इसको बोल सकता हूँ मैं ईसी, इसीलिए इसको कितना बोल सकता हूँ भाई मैं ईसी, इसको बोल सकता हूँ ईवी। अब आगे देखिए, ये मेरे पास कंडक्टिविटी के फार्मूले पर यदि मैं कहूँ, अब मैं कहूँ यदि मान लीजिए कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला और इलेक्ट्रॉन निकल के हमने मान लीजिए इसका टेम्परेचर गर्म, हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाया यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मैंने बताया कि प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिल्कुल न्यूट्रल ही होता है। इलेक्ट्रिकली कैसा होता है भाई, न्यूट्रल होता है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएल और इसमें एसएससी जेई में पूछा जा चुका है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज, आपको बताना है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। कैसा होता है भाई, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या भाई, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज ए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों होता है, क्योंकि टोटल पॉजिटिव चार्ज बराबर टोटल नेगेटिव चार्ज के उसमें बराबर होता है। अब जरा देखिए, मान लीजिए कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, हमने बताया था कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इसकी रेसिस्टिविटी घटती है और कंडक्टिविटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, यदि यहाँ से हम क्या काम करेंगे, किसी टेम्परेचर से जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से बॉन्ड होएगा, टूटेगा, जैसे ही टूटेगा वो तुरंत उठकर कहाँ पे आएगा, कंडक्शन बैंड में। और जैसे ही कंडक्शन बैंड में आएगा यहाँ पर एक होल्स रिप्रेजेंट हो जाएगा। क्या भाई हो जाएगा, होल्स रिप्रेजेंट। और यहाँ पर एक हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन। यहाँ से मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं और 10 ही इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर बनने वाले होल्स की संख्या यहाँ पर बनने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर ही होगी एट द 0 डिग्री केल्विन। किस पर भाई, 0 डिग्री केल्विन पर। मान लीजिए 0 डिग्री केल्विन में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो इतने ही प्रोटॉन होंगे, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ, देखिए इसके लिए हमने कंडक्टिविटी के लिए फार्मूला क्या लिखा था, किसके लिए भाई, सेमीकंडक्टर के लिए कंडक्टिविटी का फार्मूला लिखा था मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक फील्ड, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और इनटू चार्ज और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस का मोबिलिटी ऑफ प्रोटॉन चार्ज और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन। और यदि मैं इसके लिए यहीं से रेसिस्टिविटी का फार्मूला क्या लिखा था हमने, बिल्कुल इसको नीचे कर दीजिए, क्योंकि क्यू और इनटू कंसंट्रेशन और क्यू पी और इनटू क्यू और इनटू कंसंट्रेशन, ये लिखा था हमने कंडक्टिव रेसिस्टिविटी के लिए। और ये लिखा था भाई हमने कंडक्टिविटी के लिए, किसके लिए लिखा था भाई, कंडक्टिविटी के लिए। 0 डिग्री टेम्परेचर पर, 0 डिग्री लिखिए, 0 डिग्री केल्विन पर, किस पर भाई, एट द 0 डिग्री केल्विन पर, किस पर, 0 डिग्री केल्विन पर या एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर इन इंसुलेटर, 0 डिग्री केल्विन पर, या फिर मैं कहूँ एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर ये किसकी तरह काम करता भाई, इंसुलेटर की तरह, इंसुलेटर की तरह भाई क्या करता है, काम करता है। जैसे ही हम टेम्परेचर क्या करते हैं 300 डिग्री पर, 300 केल्विन पर ले जाते हैं, 300 केल्विन पर ले जाएंगे तो क्या होएगा, इसमें बॉन्ड जो होंगे वो ब्रेक होंगे। बॉन्ड क्या होते हैं भाई, ब्रेक हो जाते हैं, बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। और जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होते हैं क्या होता है भाई, फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, रेसिस्टिविटी घटेगी और कंडक्टिविटी भाई बढ़ेगी।
कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो इसी कारण क्या होएगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे ही इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और रेसिस्टिविटी घट जाती है। अब देखिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी लिख चुका हूँ मैं, आपको ये भी याद रखना है। टोटल पॉजिटिव चार्ज बराबर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्यों हो भाई, क्योंकि टोटल पॉजिटिव चार्ज बराबर टोटल पॉजिटिव चार्ज बराबर होता है टोटल नेगेटिव चार्ज के। टोटल नेगेटिव चार्ज के किसके बराबर होता है भाई, टोटल नेगेटिव चार्ज के। ये आपको याद रखना है। यदि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ वैल्यू लिखूं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पर भाई रूम टेम्परेचर पर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के रूम टेम्परेचर पर 300 डिग्री केल्विन पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की कंसंट्रेशन कितनी होती है, हम ज़्यादातर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन की। प्रोटॉन की तो कोई मुश्किल ही है, कहीं भूल जाता है, क्योंकि ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रॉन ही मूवेबल होते हैं करंट फ्लो कराने के लिए। देखिए, यदि मैं कहूँ कि इलेक्ट्रॉनों के लिए कंसंट्रेशन, पहली बात टेम्परेचर है मेरे पास 300 केल्विन, कितना है 300 केल्विन। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कंसंट्रेशन, क्या लिख रहा हूँ भाई, कंसंट्रेशन, क्या लिख रहा हूँ, कंसंट्रेशन। अब जरा देखिए, कंसंट्रेशन एक मेरे पास होती है सिलिकॉन के लिए और एक मेरे पास होती है भाई जर्मेनियम के लिए। सिलिकॉन के लिए होती है 1.5 और इंटू 10⁻10 होती है सिलिकॉन के लिए, और जर्मेनियम के लिए होती है 2.5 और इंटू 10⁻13। किसके लिए भाई, जर्मेनियम के लिए ज़्यादा होती है कंसंट्रेशन, लेकिन सिलिकॉन के लिए कम होती है, लेकिन हम यूज करेंगे फिर भी सिलिकॉन का। तो ये आपको कंसंट्रेशन याद रख सकते हो, यदि रखना चाहते हो तो याद रख सकते हो। बाकी ये आपको याद रखना है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी एब्सोल्यूट, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रली, पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज, 300 डिग्री पर बैंड इलेक्ट्रॉन फ्री, रेसिस्टिविटी इन डिक्रीज और कंडक्टिविटी इंक्रीज और रेसिस्टिविटी डिक्रीज, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर एज ए इंसुलेटर, वर्क ऑन प्योर सेमीकंडक्टर। चलें आगे देखते हैं। जरा एक चीज़ और देख लीजिए, देखिए एक चीज़, यदि मैं कहूँ एक डोपिंग लेवल देख लीजिए आप। अभी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम डोपिंग के अनुसार जनरेट करते हैं ना, तो एक डोपिंग लेवल का ओवरव्यू देख लीजिए, सिर्फ डोपिंग लेवल का। अब पहली बात तो ये, यदि मैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाना चाहता हूँ भाई, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाना चाहता हूँ, क्या बनाना चाहता हूँ भाई, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाना चाहता हूँ, तो मैं जानता हूँ प्योर सेमीकंडक्टर में क्या मिला दिया जाए, इम्प्योरिटी मिला दी जाए। और इम्प्योरिटी आपको ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना, इम्प्योरिटी ऐसी हो जिसके द्वारा कंडक्टिविटी बढ़े, घटानी नहीं है, कंडक्टिविटी बढ़े रेसिस्टिविटी घटे। तो ऐसी इम्प्योरिटी मिलाने पर वो क्या कहलाएगा भाई, ऐसी देखो जो इम्प्योरिटी हम मिलाते हैं ये उसको हम बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं, वो कहलाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। या फिर मैं कहूँ कि प्योर सेमीकंडक्टर है, क्या है भाई, प्योर सेमीकंडक्टर में यदि मैं क्या मिलाता हूँ, इम्प्योरिटी मिलाता हूँ, तो भी मुझे क्या मिलता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मुझे प्राप्त होता है। डोपिंग लेवल देखिए, डोपिंग लेवल मेरे पास 3 तरीके की होती है। एक तो होती है लो डोपिंग प्रोफाइल। डोपिंग जो होती है भाई, हम उसको 3 तरीके से डिफाइन करते हैं। डोपिंग प्रोफाइल देखिए, डोपिंग लेवल भी कह सकते हैं, डोपिंग प्रोफाइल भी देख सकते हैं। पहला देखिए लो डोपिंग प्रोफाइल। एक होता मेरे पास मीडियम डोपिंग प्रोफाइल, एक होता है हाई डोपिंग
हाई डोपिंग प्रोफाइल। जो लो डोपिंग प्रोफाइल, देखो यदि मैं कहता हूँ कि मेरे पास किसी के ऊपर प्लस का निशान लगा हुआ है तो वो हाई डोपिंग को दिखा रहा है, हाई कंसंट्रेशन को दिखा रहा है। जो डोपिंग हुई है किसको दिखा रहा है? हाई को। यदि पी के ऊपर या किसी भी टर्म के ऊपर माइनस का निशान लगा हुआ है तो वो लो कंसंट्रेशन को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा? लो कंसंट्रेशन को दिखा रहा है। अब यदि मैं कहूँ कि मेरे पास लो डोपिंग है तो लो डोपिंग के लिए मैं दोनों के ऊपर रिप्रेजेंटेशन माइनस की दूंगा। पहले तो ये देखिए, लो डोपिंग प्रोफाइल यदि मैं किसी एक पार्टिकल को 10 टू की पावर, किसकी भाई, 10 टू की पावर 11 पार्टिकल के अंतर्गत रिलीज कर दिया, डोपिंग करता हूँ, तो वो कहलाता है लो डोपिंग प्रोफाइल। यदि मान लीजिए कि ये मेरे पास प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन के लिए, ये मेरे पास P भी लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? ये लो डोपिंग प्रोफाइल की कंडीशन है। यदि कहे कि बताइए मीडियम के लिए कितनी हो सकती है, तो वो हो सकती है 1 और इंटू 10 टू की पावर 6 से लेकर 10 टू की पावर 8। कितना लिख सकता हूँ मैं? 10 टू की पावर 8। तो इसको हम किसी भी रिप्रेजेंट नहीं देंगे, P और N से खाली रिप्रेजेंटेशन देंगे। यदि मैं कहता हूँ कि हाई डोपिंग प्रोफाइल है तो मेरे पास हो जाती है 1 इंटू 10 टू की पावर भाई 3, और मैं इसको रिप्रेजेंटेशन दूंगा P प्लस और इंटू N माइनस। ये भी इसको ऐसे डॉटेड करिए, देखिए। तो ये मेरे पास होता है हाई डोपिंग प्रोफाइल के लिए, ये होता है मेरे पास मीडियम डोपिंग प्रोफाइल के लिए। आपको इतना ही याद रखना है, यदि रेशो 1/10 टू की पावर 3 में है तो हाई डोपिंग प्रोफाइल है, यदि 10 टू की पावर 6 से लेकर 10 टू की पावर 8 है तो मीडियम प्रोफाइल है, और यदि 10 टू की पावर 11 के रेस्पेक्ट में है तो लो डोपिंग प्रोफाइल है। लेकिन आपको रिप्रेजेंटेशन याद रखना है, पेपर में पूछ सकता है, बताइए P प्लस या P माइनस रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन द लेवल ऑफ डोपिंग, किस लेवल को रिप्रेजेंटेशन दे रहा है? तो आप बता सकते हो ये लो डोपिंग के लिए है, और ये हाई डोपिंग के लिए, और ये मीडियम डोपिंग प्रोफाइल के लिए है। आगे देखिए भाई, देखिए मैं अब डोपिंग के आधार पर जर्मेनियम और सिलिकॉन की चर्चा करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। पहले मैं लिखता हूँ उनके पैरामीटर, आप उनके पैरामीटर जरूर याद रखने। पैरामीटर, पहला पैरामीटर मैं यहाँ पर लिखूँगा, किसके लिए? देखिए दिखाई दे, मैं लिख रहा हूँ भाई पैरामीटर। क्या लिख रहा हूँ मैं? पहले देखिए पैरामीटर्स, ठीक, पैरामीटर्स। एक लिखूँगा मैं सिलिकॉन के लिए और एक लिखूँगा भाई जर्मेनियम के लिए। सिलिकॉन और जर्मेनियम। गैलियम आर्सेनाइड की ज़्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे, गैलियम आर्सेनाइड का इतना ज़रूरी भी नहीं है, 2-4 चीज़ होंगी वो मैं लिखवा दूंगा। पहला देखिए, पहला पैरामीटर एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट जो होता है किसके लिए भाई? सिलिकॉन के लिए 14, सिलिकॉन के लिए 14, जर्मेनियम के लिए कितना होता है भाई? 32। यदि कहे कि एटॉमिक, मेरे पास ये एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर लिखिए। क्या भाई? एटॉमिक नंबर। एक होता है एटॉमिक वेट। क्या भाई? एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट जो होता है इसके लिए 28 होता है और इसके लिए 72 होता है। कितना होता है? 72। सीधा आप कर दीजिए 14 दूनी 28, यहाँ पर मत कर दीजिएगा कि 32 दूनी 64, लेकिन आप इसको याद रख सकते हैं। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट दोनों में दुगने का डिफरेंस होता है। डेंसिटी देखिए इनकी, एटॉमिक डेंसिटी। क्या भाई? एटॉमिक डेंसिटी, एटॉमिक डेंसिटी, एटॉमिक डेंसिटी जो होती है वह एटम्स पर सेंटीमीटर की स्क्वायर में हम यूज करते हैं। एटम्स पर सेंटीमीटर की पावर क्यूब में। किस में भाई? क्यूब में। तो इसके लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल नहीं उस लिखवाई थी, कितनी थी? 5 इंटू 10 टू की पावर 22, और इसके लिए होती है 4.4 और इंटू 10 टू की पावर 22 ही होती है दोनों के लिए। एटॉमिक डेंसिटी याद रखनी है 4.4, ये सिर्फ 5 होती है, 0.6 ही सिलिकॉन की, जो उसकी जर्मेनियम की कम होती है। इंट्रिंसिक कांस्टेंट जो होता है रूम टेम्परेचर पर लिखेंगे। यदि मैं इंट्रिंसिक कांस्टेंट जो मैंने थोड़ी देर पहले अभी लिखवाई है कि इंट्रिंसिक कांस्टेंट एट द रूम टेम्परेचर,
इंट्रेंसिक कांस्टेंट, इंट्रेंसिक कंसंट्रेटेड लिखो, कंसंट्रेटेड एट द रूम टेम्परेचर। किस पर भाई? रूम टेम्परेचर। तो मैंने थोड़ी देर पहले कितनी लिखवाई थी? 1.5 और इंटू 10⁻10, और मैंने दूसरी लिखवाई थी 2.5 और इंटू 10⁻13, 2.5 और इंटू 10⁻13। ये आपको याद रखना है। इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन किसके लिए भाई? सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए। कब? रूम टेम्परेचर पर। और इसकी मैं मोबिलिटी भी लिखवा चुका हूँ। मोबिलिटी देखिए, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ क्या भाई? इलेक्ट्रॉन। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के लिए होती है, सिलिकॉन के लिए होती है भाई 1300, और जर्मेनियम के लिए होती है 3800। सिलिकॉन के लिए होती है भाई 1300 और इसके लिए होती है 3800। मैंने पहले भी ये लिखवा चुका हूँ कि इसके लिए 500 होती है। किसके लिए? प्रोटॉन के लिए। इसके लिए होती है 500, इसके लिए 1800 होती है। कितनी होती है भाई? 1800 इसके लिए होती है। तो ये आपको अच्छी, ये लिखा हुआ है हमारे पास, मोबिलिटी ऑफ प्रोटॉन, मोबिलिटी ऑफ प्रोटॉन किसके लिए? सिलिकॉन के लिए 500 होती है, जर्मेनियम के लिए मोबिलिटी दोनों ही कंडीशन में ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन के मामले में भी और प्रोटॉन के मामले में भी। सिलिकॉन के लिए कम होती है 1300 और 500 और 3800 और 1800। अब देखिए डिफ्यूजन कांस्टेंट, यदि मैं कहूँ डिफ्यूजन कांस्टेंट इलेक्ट्रॉन के लिए, डिफ्यूजन कांस्टेंट तो मैं dp यदि लिख दूं, n से कंसंट्रेशन में मान लीजिए कि मैंने ये मान लिया डिफ्यूजन कांस्टेंट इतना है, तो इसके लिए होता है 34, इसके लिए होता है 34, इसके लिए होता है 99। कितना होता है? इसके लिए होता है 34, कितना लिख दूँ भाई? 34, इसके लिए होता है 99। अब मैं कहूँगा डिफ्यूजन कांस्टेंट ही, यही डिफ्यूजन कांस्टेंट किसके लिए? डीपी के लिए लिखूँ। किसके लिए? डीपी के लिए। इसके लिए होता है भाई 13 और इसके लिए होता है 47 सेंटीमीटर स्क्वायर पर। वो यूनिट भी लिख लीजिए, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसके लिए भी लिखिए सेंटीमीटर स्क्वायर पर इसके लिए भी लिख लीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये मेरे पास पैरामीटर हैं। एनर्जी बैंड गैप देखिए, एनर्जी बैंड गैप ये मैं हटा रहा हूँ। देखिए एनर्जी बैंड गैप Eg0 इन दोनों के लिए, Eg0 मैंने कितना लिखवाया था? 0 डिग्री केल्विन पर। इसके लिए होता है 1.21, इसके लिए होता है 0.785। यदि कहे ये है मेरे पास 0 डिग्री केल्विन पर, यदि Eg0 की ही वैल्यू देता है कितने पर? 300 डिग्री केल्विन पर। इसके लिए होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके लिए होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आता है। किसके भाई? 0 पॉइंट। पावर हैंडलिंग कैपेसिटी जो होती है, यदि मैं कहूँ क्या पावर हैंडलिंग कैपेसिटी जो होती है इसकी हाई होती है, लेकिन भाई इसकी लो होती है। यदि रेंज कहूँ मैं टेम्परेचर की, क्या भाई टेम्परेचर रेंज कहूँ, क्या टेम्परेचर रेंज बताओ कितनी हो सकती है? इसके लिए सिलिकॉन के लिए ज़्यादा होती है और लेकिन जर्मेनियम के लिए कम होती है। सिलिकॉन के लिए लगभग में समथिंग में होती है -60 से लेके +200 तक, 200 डिग्री सेल्सियस तक इसके लिए होती है -60 से लेके लगभग में +80 तक। तो इसकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी ज़्यादा है और टेम्परेचर रेंज सहने की कैपेसिटी ज़्यादा है और पावर हैंडलिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा है। इसीलिए हम किसी भी मेटल में या ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में किसका यूज करते हैं भाई? सिलिकॉन का यूज करते हैं। अब नया टॉपिक देखते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर
अब पहली बात तो ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मैं आपको बता चुका हूँ कि प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में यदि मैं किसी इम्प्योरिटी को मिलाता हूँ, इम्प्योरिटी 4 जैसे कि गैलेनियम, आर्सेनाइड, फास्फोरस, एंटीमनी, अब हम इसके आधार पर दो तरीके के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखेंगे, एक तो पी टाइप देखेंगे और एक एन टाइप देखेंगे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के दो टाइप होंगे, जिसमें एक होएगा पी टाइप और एक होएगा एन टाइप। यदि आप प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट जैसे कि आर्सेनिक, फास्फोरस, एंटीमनी, ऐसे पेंटावैलेंट जिनका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, जिनका फ्री इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाली ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, यदि आप उसको प्योर सेमीकंडक्टर के जर्मेनियम या सिलिकॉन के साथ डोपिंग के लेवल पर ऐड करते हो, तो वो रिप्रेजेंटेशन या वो मेटल जो बनेगा एक्सट्रिंसिक बन के आएगा, वह बोला जाएगा पेंटावैलेंट, और उसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी कंपेयर ऑफ द होल्स के मुकाबले। लेकिन यदि मैं कहूँ यदि प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम में ट्राईवैलेंट एटम को मिलाया जाए, जैसे कि बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम आदि को मिलाया जाए, इनमें भी सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है बोरोन, ऐसे मेटल को यदि मिलाया जाता है तो वो हमारे पास मेटल जो एक्सट्रिंसिक तैयार होता है उसे बोला जाता है ट्राईवैलेंट या फिर पी टाइप। क्या बोला जाता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर। ट्राईवैलेंट एटम को मिलाने पर जो प्राप्त होएगा उसे बोला जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, जिसमें होल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होएगी कंपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसके कंपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होएगी? होल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होएगी। तो चलिए बात करते हैं हम पहले किसकी भाई? पी टाइप सेमीकंडक्टर की। पहले बात करते हैं भाई हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की। चलो तो देखते हैं भाई पी टाइप सेमीकंडक्टर को। पी टाइप से पहले एक थोड़ा सा और चीज़ देख लिए। पी टाइप से पहले एन टाइप को पढ़ते हैं, पहले एन टाइप को पढ़ते हैं, पी टाइप बाद में पढ़ेंगे, पहले एन टाइप, क्योंकि एन टाइप ज़्यादा यूजेबल है। देखिए यदि मैं कहूँ, देखो फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से हैं भाई? मैं आपको पीछे दोनों की कंडीशन बता चुका हूँ, एक तो सिलिकॉन है और एक मेरे पास कौन सा है? जर्मेनियम। ये दोनों ही किसके एलिमेंट है? फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट है। यदि फोर्थ ग्रुप एलिमेंट जो होता है, यदि मैं उसमें क्या मिला दूँ? थर्ड ग्रुप के एलिमेंट मिला दूँ। किसके? थर्ड ग्रुप के यदि मैं एलिमेंट मिला देता हूँ तो मुझे जो मिलता है वह मिलता है पी टाइप। थर्ड ग्रुप के पी टाइप, और देखिए ये मैं लिख सकता हूँ पी टाइप। क्या लिख सकता हूँ भाई? पी टाइप। ज़रा ध्यान से देखना, यदि मैं टेट्रावैलेंट में फोर्थ ग्रुप के जो बोला जाता है उन्हें बोला जाता है टेट्रा। क्या बोला जाता है? टेट्रावैलेंट। क्या भाई? टेट्रावैलेंट में यदि मैं ट्राईवैलेंट मिलाता हूँ, क्या मिलाता हूँ? ट्राईवैलेंट मिलाता हूँ तो भी मुझे क्या मिलता है? पेंटावैलेंट मिलता है। या फिर मैं कहूँ कि टेट्रावैलेंट में किस में भाई? टेट्रावैलेंट में क्या मिला दूँ मैं? यदि एक्सेप्टर मिला दूँ, क्या मिला दूँ? एक्सेप्टर। क्या मिला दूँ? एक्सेप्टर एटम्स को मिला देता हूँ। किसको भाई? एक्सेप्टर एटम्स को, तो भी मुझे क्या मिलता है? एन टाइप मिलता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपको याद रखना है कौन सा होता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। यदि सिलिकॉन और जर्मेनियम में किसको मिला दूँ? बोरोन। पहला नंबर है बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलेनियम। यदि मैं ऐसे को मिला देता हूँ तो भी मुझे क्या मिलता है भाई? पी टाइप मिलता है। मोस्ट यूज होने वाला मेटल जो पेंटावैलेंट के यूज होता है वह होता है बोरोन। क्या होता है भाई? बोरोन। मोस्ट यूजेबल मेटल्स इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दूसरा देखिए पेंटावैलेंट, बिल्कुल इसी का रिवर्स कर दीजिए। यदि कहता है वह फोर्थ ग्रुप का ही एलिमेंट उठाया मैंने एक और उसमें क्या मिला दिया? फिफ्थ ग्रुप का मिला दिया। यदि फोर्थ ग्रुप को छोड़कर फिफ्थ ग्रुप का मिला देता हूँ तो मुझे मेटल प्राप्त होता है भाई एन टाइप। यदि मैं टेट्रावैलेंट में किस में भाई? टेट्रावैलेंट में क्या मिला दूँ? ट्राईवैलेंट नहीं, पेंटावैलेंट मिला दूँ। क्या मिला दूँ? पेंटावैलेंट को मिला देता हूँ तो भी मुझे क्या मिलता है? एन टाइप। यदि मैं टेट्रावैलेंट में डोनर आइटम्स मिला देता हूँ, क्या भाई?
डोनर एटम्स मिला देता हूँ तो भी मुझे मिलता है एन टाइप। यदि मैं सिलिकॉन और जर्मेनियम में आर्सेनिक, फास्फोरस, एंटीमनी जितने मेटल हैं, यदि मैं ऐसे मेटल को मिला देता हूँ तो भी मुझे क्या प्राप्त होता है भाई, एन टाइप सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है। तो ये एन टाइप और पी टाइप को या कंपैरिजन में याद रखना है। वो कुछ भी लिख के दे सकता है कि टेट्रावेलेंट में डोनर एक्सेप्टर आइटम मिलाया जा रहा है, या पेंटावेलेंट मिलाया जा रहा है, या फिफ्थ ग्रुप के मिलाए जा रहे हैं, या फास्फोरस एंटीमनी फास्फोरस एंटीमनी आदि किसी को भी मिलाया जाए तो कौन सा हमारे पास मेटल्स बनेगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एन टाइप। लेकिन यदि फास्फोरस एंटीमनी ये सभी आपको याद रखने हैं। अब यदि उसके लिए थर्ड ग्रुप के लिए कहे पी टाइप के तो भी यही आपको याद रखने हैं। ग्रुप कौन सा हो सकता है भाई, हमारे पास फोर्थ ग्रुप का, थर्ड के साथ टेट्रावेलेंट के साथ ट्राइवेलेंट, टेट्रावेलेंट के साथ एक्सेप्टर, सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ बोरोनियम, एल्यूमिनियम, गैलियम या जर्मेनियम, ये आपको याद रखने हैं। आगे देखिए हम बात करते हैं पहले एन टाइप की। एन टाइप का पूरा कंसंट्रेशन और ओवरव्यू देखते हैं कि एन टाइप को कैसे बनाया जाता है। देखिए आपको याद रखना है आर्सेनिक, फास्फोरस और एंटीमनी ये कौन कौन से हैं, पेंटावेलेंट के हैं। कौन से हैं भाई, पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट। आपको मेटल याद रखने हैं ज़रूर ही कि ट्राइवेलेंट एटम कौन से हैं और पेंटावेलेंट एटम कौन से हैं। देखिए हम बात करते हैं भाई एन टाइप की। किसकी भाई, एन टाइप की। एन टाइप सेमीकंडक्टर को बनाया कैसे जाता है, देखिए मैं इसकी थ्योरी लिखवाऊंगा। एक मेरे पास पहले देख लीजिए, एक मेरे पास होता है EF। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ, पहले आप इसकी थ्योरी ही लिख लीजिए। थ्योरी देखिए भाई इसकी, मैं इसकी थ्योरी लिख रहा हूँ। देखिए एक होता है मेरे पास एन टाइप, 0 डिग्री पर क्या नाम है, EF। एन टाइप में पहला देखिए मैं आपको बता चुका हूँ, पहला पॉइंट देखिए इसमें। अभी मैं EF और इन सभी को समझाऊंगा। जैसे EF लेवल 0 डिग्री एट 0 डिग्री केल्विन ऑन द पोजीशन ऑफ EC। किस पर होता है भाई, EC कंडक्शन बैंड के एनर्जी लेवल पर। अभी देखते रहिए वैसे यूं ही आप। दूसरा देखिए एट द 0 डिग्री एट द 0 डिग्री एन टाइप बिहेव एज इंसुलेटर, इंसुलेटर किसकी तरह भाई काम करता है, इंसुलेटर की तरह काम करता है। एक इसमें होता है भाई ED, एक क्या होता है ED, इसको बोला जाता है डिस्क्रीट डोनर एनर्जी लेवल। एक होता है मेरे पास डिस्क्रीट डोनर एनर्जी लेवल, डिस्क्रीट डोनर एनर्जी लेवल। अब देखिए एंड द एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल, जिसको डिस्क्रीट एनर्जी लेवल को ही डिस्क्रीट एनर्जी लेवल क्या होता है, एंड एट द एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल, एन एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल created and the extra energy level created just below the conduction band, just below the conduction band, किसके नीचे, conduction band, and the extra energy level created just below the conduction band, it is the name और it is the discrete donor energy level। उसको क्या बोला जाता है, discrete donor energy level। क्या बोला जाता है वो, इसको discrete donor energy level, जो इसी में आता है discrete donor energy level, इसी को बोला जाता है। अब अगला पॉइंट देखिए, फर्मी एनर्जी लेवल लाई एट द EC एट द 0 डिग्री टेम्परेचर। फर्मी एनर्जी लेवल किस पर काम कर होता है भाई,
जिस पर क्या नाम है, कंडक्शन बैंड के लोअर एनर्जी लेवल पर फर्मी एनर्जी लेवल एक मेरे पास होता है EF। EF जो होता है इसको बोला जाता है फर्मी एनर्जी लेवल, इसको भी लिख लीजिए। EF जो होता है वह होता है फर्मी एनर्जी लेवल। क्या होता है? फर्मी एनर्जी लेवल। EF फर्मी एनर्जी लेवल, देखिए फर्मी एनर्जी लेवल, फर्मी एनर्जी लेवल लाइज एट ऑन EC, लाइज एन एट ऑन EC, किस पर? EC टेम्परेचर एट, लिख लीजिए एट टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन। 0 डिग्री केल्विन पर फर्मी एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड के लोअर एनर्जी लेवल पर रहता है। किस पर रहता है? लोअर एनर्जी लेवल पर रहता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो EF की वैल्यू दी गई है वो EC के बराबर हो सकती है 0 डिग्री केल्विन पर। किस पर भाई? 0 डिग्री केल्विन पर। EF क्या है यहाँ पर? फर्मी एनर्जी लेवल। अब ज़रा देखिए, जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, मैं इसको ऐसे समझिए, मैं इधर इसका चित्र बना रहा हूँ, यहाँ पर देखिए ये मेरे पास है कंडक्शन बैंड, ये मेरे पास है वैलेंसी बैंड। क्या है भाई? वैलेंसी बैंड। ये मेरे पास है एनर्जी लेवल किस, कौन सा? EC। ये मेरे पास एनर्जी लेवल है EV। तो ये मेरे पास बीचों बीच एक कंडीशन है जहाँ पर एक मिडिल स्टेज होती है। अब ज़रा देखिए, यहाँ पर एनर्जी लेवल 0 डिग्री सेल्सियस पर EF कहाँ पर लाई कर रहा है भाई? कंडक्शन बैंड पर। लेकिन कंडक्शन बैंड के नीचे N टाइप में इलेक्ट्रॉनों की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण, यदि मैं कहूँ कि N टाइप पर ध्यान रखना है, कंडक्शन बैंड की तरफ हमारे पास क्या होता है? डिस्क्रीट एनर्जी लेवल मोस्ट कंडीशन में N टाइप में कंडक्शन बैंड की तरफ होता है, वो तो शिफ्टिंग बाद में बताएंगे। लेकिन P टाइप में वैलेंसी बैंड की तरफ होता है। P टाइप में डिस्क्रीट डोनर डिस्क्रीट एक्सेप्टर लेवल कहाँ पर होता है? वैलेंसी बैंड में। और N टाइप में क्या होता है? डिस्क्रीट डोनर एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड के समीप होता है। अब ज़रा ध्यान करिए, यदि मैं कहूँ कि मेरे पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और मैं यहाँ पर, इसी को बोला जाता है डिस्क्रीट एनर्जी लेवल जो कंडक्शन बैंड के नीचे क्रिएटेड होता है। अब टेम्परेचर और बाकी सभी का इफेक्ट बताएंगे। मान लीजिए कि यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन निकल के वो यहाँ पे जाता, तुरंत पहले उसमें नहीं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, कुछ हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं डिस्क्रीट एनर्जी लेवल में, और 0 डिग्री सेल्सियस पर जैसे ही मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ से, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर किसके द्वारा पकड़ लिया जाएगा? तुरंत डिस्क्रीट डोनर एनर्जी लेवल के द्वारा पकड़ लिया जाएगा। और उसके बाद वो फिर किस में जाएगा? कंडक्शन बैंड में जाएगा। किस पर? 300 डिग्री केल्विन पर। 150 डिग्री पर डिस्क्रीट डोनर एनर्जी लेवल के या तो सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे या फिर नीचे से इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। 150 डिग्री केल्विन पर डिस्क्रीट डोनर एनर्जी लेवल के किस में पहुंच जाएंगे? कंडक्शन बैंड में। किस में पहुंच जाएंगे? कंडक्शन बैंड में। और 300 डिग्री सेल्सियस पर वैलेंसी बैंड के सारे इलेक्ट्रॉन किस में पहुंच जाएंगे? कंडक्शन बैंड में। 150 पर डिस्क्रीट डोनर एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन और कंडक्शन बैंड के 300 डिग्री केल्विन पर किस में पहुंच जाते हैं? कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। देखिए एट द 0 डिग्री, अगला पॉइंट लिख लीजिए भाई, 150 डिग्री केल्विन पर किसकी? ED के, जैसे कि डिस्क्रीट डोनर एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही लिख लीजिए के ही 150 डिग्री पर के इलेक्ट्रॉन ही किस में पहुंचते हैं? कंडक्शन बैंड में पहुंचते हैं। किस में पहुंचते हैं भाई? कंडक्शन बैंड में पहुंचते हैं। अब ज़रा देखिए, यदि मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, क्या बढ़ाता हूँ भाई? टेम्परेचर बढ़ाता हूँ। यदि मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो आप मुझे बताइए कि EF किधर की तरफ शिफ्ट होएगा? EF किधर की तरफ शिफ्ट होएगा? तो EF जो शिफ्ट होएगा जब किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, तो EF हमारे पास कहाँ पर है? ऊपर। किसी भी टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो हमेशा ही नीचे की तरफ को शिफ्ट होता है। किधर को शिफ्ट होता है भाई? EF शिफ्टेड ऑन डाउनवर्ड। EF शिफ्टेड ऑन डाउनवर्ड। किधर की तरफ को शिफ्ट होता है? डाउनवर्ड, नीचे की तरफ को।